Good afternoon to all of you. Today we will discuss about in this video हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। तो गुड आफ्टरनून आप सभी को। आज के इस वीडियो में हम सभी डिस्कस करेंगे कंप्यूटर का इतिहास। इसके पहले हम ऑलरेडी एक वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं, जिसमें हम कंप्यूटर के परिचय और कंप्यूटर के अनुप्रयोगों दैट मीन्स की एप्लीकेशंस को ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम कंप्यूटर के इतिहास को देखेंगे कि कंप्यूटर का जो इतिहास रहा है, किस क्रम में कंप्यूटर का विकास होता गया। तो उस विकास के क्रम को हम आज पढ़ेंगे, जिसमें हम कंप्यूटर के उद्भव कि सबसे पहले कंप्यूटर क्या बना, कब बना, फिर धीरे धीरे कंप्यूटर का जो स्वरूप जो अभी वर्तमान में हम देख रहे हैं, उस स्वरूप को पहुँचते पहुँचते कितना सफ़र तय किया हम लोगों ने। तो इसके पहले हम इसके इतिहास को देखेंगे कि सबसे पहले हमें कंप्यूटर किस रूप में देखने को मिला है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट चीज़ है, सबसे पहले कंप्यूटर जो फर्स्ट में हमें देखने को मिला था, वो कंप्यूटर का हमें अबेकस स्वरूप देखने को मिला था। अबेकस, तो यहाँ पे अबेकस हमको देखने को मिला था, जिसे हम यूँ कह सकते हैं कि जो सबसे पहले जो प्रथम कंप्यूटर जो हमारा था वह अबेकस ही था। ठीक है, अबेकस का जो उत्पत्ति हुआ था, यानी अबेकस जो बना था, ये लगभग 2400 BC में 2400 BC में हमें अबेकस देखने को मिला था। उसके बाद नेपियर्स बोन्स हमको 1617 ईस्वी में, कहीं कहीं आपको 1614 में भी देखने को मिलता है, किसी बुक में आपको 1614 ईस्वी में देखने को मिलता है। नेपियर्स बोन्स के बाद अगला कंप्यूटर जो प्रयोग में लाया गया वह था स्लाइड रूल्स, जो कि 1622 ईस्वी में। स्लाइड रूल्स के बाद कंप्यूटर का विकास होते होते अब पास्कल मशीन, जिसको हम पास्कल मशीन या एडिंग मशीन के नाम से बोलते हैं, तो 1642 ईस्वी में 1642 ईस्वी में पास्कल नामक कंप्यूटर बनाया गया। उसके बाद पास्कल के बाद धीरे धीरे जैकार्ड लूम्स, जो कि 1804 ईस्वी में जैकार्ड लूम्स का आविष्कार किया गया। जैकार्ड लूम्स के बाद डिफरेंस इंजन बनाया गया, डिफरेंस इंजन जो कि 1822 ईस्वी में। उसके बाद एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया गया, एनालिटिकल इंजन जो कि 1837 में इसका आविष्कार हुआ। उसके बाद एनालिटिकल इंजन के बाद टेबुलेटिंग मशीन, जो कि 1880 में बना, 1880 में। टेबुलेटिंग मशीन के बाद अगला जो कंप्यूटर हमको देखने को मिला ABC, है ना, ABC, जिसको एटनॉस ऑफ बेरी कंप्यूटर बोलते हैं, जिसका आविष्कार जो है 1942 में हुआ। ABC के बाद जो कंप्यूटर बना वो हार्वर्ड मार्क 1 के नाम से बना, जिसे हम जनरली मार्क 1 के नाम से जानते हैं, जो कि 1944 में इसका आविष्कार हुआ। मार्क 1 के बाद ENIAC कंप्यूटर बना 1945 में। उसके बाद EDSAC कंप्यूटर का आविष्कार हुआ, जो कि 1949 में हुआ। 1949 के बाद जो अगला कंप्यूटर बना EDVAC बना, 1949 में इसका भी आविष्कार हुआ, EDVAC का। EDVAC के बाद UNIVAC कंप्यूटर का आविष्कार किया गया 1951 में। उसके बाद धीरे धीरे कंप्यूटर को और सूक्ष्म स्वरूप देने के लिए माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर बनने लगे, उनमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज होने लगा। तो इस तरीके से 1971 तक हमें कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर देखने को मिलने लगे, अर्थात जो कंप्यूटर जो हमारा था वो माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर हमको देखने को मिला। इसके बाद जो हमारा कंप्यूटर देखने को हमको मिला 1977 आते आते एप्पल टू के बाद हमको कंप्यूटर देखने को, जो भी सूक्ष्म स्वरूप में आज हम जितने भी आसानी से कैरी करने वाले कंप्यूटर, लैपटॉप, पॉमटॉप, तो यहाँ पे 1977 के बाद जो भी कंप्यूटर की सारी चीज़ें हैं धीरे धीरे हमें अवेलेबल होने लगी। तो यहाँ पे जितने भी कंप्यूटर्स के इतिहास को हम यहाँ पे देखे हैं कि कंप्यूटर का इतिहास किस क्रम में बढ़ता चला गया, या किस क्रम में कंप्यूटर का आविष्कार होता चला गया है, तो इस क्रम को हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहली बात अबेकस को पढ़ेंगे कि अबेकस है क्या बेसिकली।
उसके बाद अबेकस का आविष्कार कब हुआ, कहाँ से हुआ, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा हम जानने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे अबेकस को आप देख सकते हैं कि जो अबेकस हमारा है, सबसे पहले जो हमारा अबेकस है यह बेबीलोनिया में प्रयुक्त उपकरणों से विकसित किया गया था। यह दुनिया का प्राचीनतम गणना यंत्र है। जो हमारा अबेकस है दुनिया का सबसे प्राचीनतम, इससे पहले कोई कंप्यूटर नाम की कोई चीज़ हमारे इस अर्थ पे थी ही नहीं। तो दुनिया का सबसे प्राचीनतम यंत्र क्या है, अबेकस है। ठीक है। उसके बाद इसका आविष्कार आपको पता ही चलेगा कि 2400 BC में हुआ था। यह दुनिया का सबसे प्राचीनतम यंत्र है। उसके बाद हम बात करेंगे नेपियर्स बोन्स की। अगर नेपियर बोन्स की हम बात करें तो नेपियर्स बोन्स 1617 में बना था। इसका आविष्कार जिसका जो खोज हुआ था, नेपियर्स बोन्स का खोज जॉन नेपियर ने 1617 ईस्वी में किया था। वो भी कहाँ के, स्कॉटलैंड के थे। ठीक है। ये जॉन नेपियर्स बेसिकली जो होता था, यह आयताकार पट्टी होती थी और ये जो आयताकार पट्टियों में जानवरों की हड्डियों से बनाया जाता था। जो आयताकार पट्टी थी जानवरों की हड्डियों से बनाया जाता था। यह गणना के लिए उपयोग की जाने वाली एक तकनीकी थी और नेपियर बोन्स के माध्यम से जो भी गणनाएं की जाती थी उस तकनीकी को हम रैप्डोलॉजिया कहा जाता था। यानी कि नेपियर्स बोन्स के द्वारा जो भी हम गणना करते थे तो गणना करने की इस तकनीकी को हम रैप्डोलॉजिया कहते थे। ठीक है। अगर कहीं पे सवाल आता है कि रैप्डोलॉजिया क्या है, तो नेपियर्स बोन्स के द्वारा जो भी गणना करने की तकनीकी होती है उस तकनीकी को हम रैप्डोलॉजिया कहते हैं। इसके बाद हमारा है स्लाइड रूल। स्लाइड रूल की बात करें तो विलियम ऑटरेड ने, जो कि जर्मनी के थे, 1622 ईस्वी में इसकी खोज की। इसमें दो प्रकार की चिन्हित पट्टियाँ होती हैं जिसे बराबर में रख करके आगे पीछे सरकार करके जो भी लघु गुणक की जो भी प्रक्रियाएं हैं, जो भी कैलकुलेशन किया जाता है, स्लाइड रूल के तरीके से किया जाता है। स्लाइड रूल का आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि ये स्लाइड रूल है। उसके बाद हमारा अगला है पास्कल या एडिंग मशीन। पास्कल या एडिंग मशीन की बात अगर हम करते हैं तो पास्कल, एक ब्लेज पास्कल नाम के एक साइंटिस्ट थे जो कि फ्रांस के थे। उन्होंने 1682 में पास्कल, या फिर यूँ कह लें हम इसको एडिंग मशीन के नाम से भी जानते हैं, तो उसकी खोज किए थे। पास्कल, ब्लेज पास्कल नाम के एक व्यक्ति थे जो कि पास्कल या एडिंग मशीन की खोज किए थे 1662 ईस्वी में। अगर यहाँ पे हम बात करें तो जो हमारा पास्कल या एडिंग मशीन है, यह प्रथम यांत्रिक गणना यंत्र है। यानी कि मैकेनिकल कैलकुलेशन इसके द्वारा किया जाता था। एक प्रकार का, अगर आपको ये पूछे कि सबसे पहले कौन सा मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया गया, तो आप यूँ कह सकते हैं कि पास्कल, जो कि ब्लेज पास्कल द्वारा 1642 ईस्वी में बनाया गया। साथ ही साथ एक विशेषता यह याद रख लीजिए कि जो पास्कल या एडिंग मशीन थी, इससे सिर्फ और सिर्फ जोड़ और घटाव की प्रक्रिया ही की जा सकती थी। इससे भाग, गुणा, अन्य सारी प्रक्रियाएं नहीं की जा सकती थी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला है जैकार्ड लूम। जैकार्ड लूम का आविष्कार जोसेफ मैरी जैकार्ड ने 1804 ईस्वी में किया था। यह एक बुनाई मशीन होती थी, है ना। यह एक बुनाई मशीन होती थी और जिसमें बुनाई के डिजाइन डालने के लिए छिद्र किए हुए कार्डों का उपयोग होता था। यह दुनिया का प्रथम मैकेनिकल लूम था। यह दुनिया का प्रथम मैकेनिकल लूम था। मैकेनिकल लूम का मतलब ये एक तरह से आप समझें कि जो भी, जहाँ पे आप इस तरह समझ सकते हैं, जहाँ पे कपड़े पर डिजाइन बुनाई बनाए जाते हों, उस हैंडलूम वाले में, तो वहाँ पे यह कंप्यूटर प्रयुक्त होता था। उसके बाद इसके बाद जो 1822 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज, जिनको हम कंप्यूटर के जनक के रूप में भी जानते हैं, उन्होंने 1822 में डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया। उस समय डिफरेंस इंजन जो होते थे उसमें शाफ्ट और गियर भी लगे होते थे और यह जो डिफरेंस इंजन था वह भाप से चलती थी। जो ये डिफरेंस इंजन होता था यह भाप से चलता था और इस मशीन की मदद से जो भी बीजगणित के जो भी फलन का मान दशमलव के 20 स्थानों तक शुद्धतापूर्वक ज्ञात किया जा सकता था। और इस डिफरेंस इंजन का जो उपयोग था वह बीमा, डाक, रेलवे के उत्पादन में या टिकट आरक्षण में किया जाता था। इसके बाद हम बात करेंगे अगला पॉइंट जो हमारा है एनालिटिकल इंजन की। अब हम एनालिटिकल इंजन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यह जो एनालिटिकल इंजन था इसको चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, जिसको हम
जब ये एनालिटिकल इंजन बनाया गया था, एनालिटिकल इंजन बनाने के बाद यह 1837 में एनालिटिकल इंजन का आविष्कार हुआ। तो इसी के समय से चार्ल्स बेबेज को हम कंप्यूटर के जनक के रूप में कहने लगे। तो ये कंप्यूटर के जनक, क्योंकि जो आधुनिक कंप्यूटर का जो स्वरूप था इन्होंने 1837 में ही तैयार किया। यानी कि इस कंप्यूटर को देख के ऐसा आभास होने लगा कि अब यही कंप्यूटर का धीरे धीरे स्वरूप तैयार होने लगा था। यह एक मैकेनिकल मशीन होती थी। इस मशीन के 5 भाग होते थे, जिसमें एक इनपुट इकाई होता था, स्टोर होता था, मिल, उसके बाद कंट्रोल, उसके बाद आउटपुट इकाई होता था। एनालिटिकल इंजन में, जब एनालिटिकल इंजन बना था तो एनालिटिकल इंजन में यूँ कह ले आप कि इसमें एक प्रोग्राम फिट होता था, है ना, प्रोग्राम फिट होता था। इसी के समय से प्रोग्राम फिट होने का प्रक्रिया आरंभ हुआ। और जो प्रथम प्रोग्रामर इसमें जो प्रोग्राम फिट की थी उनका नाम था लेडी एडा ऑगस्टा। इनको हम प्रथम प्रोग्रामर के नाम से भी जानते हैं। इनके पहले कंप्यूटर में किसी भी प्रकार की प्रोग्रामिंग नहीं की जाती थी और ना ही कोई व्यक्ति था जो एबल था प्रोग्रामिंग के लिए। तो लेडी एडा ऑगस्टा जो थी वह प्रथम प्रोग्रामर थी और इन्होंने ही प्रोग्रामिंग की प्रक्रिया को कंप्यूटर में स्टार्ट किया। और जो यह एनालिटिकल इंजन था, एनालिटिकल इंजन जोड़, भाग, घटाव, गुणा करने में सक्षम था। ठीक है, तो यहाँ पे प्रथम प्रोग्रामर जो है लेडी एडा एंगस्टा, यह जोड़, घटा, गुणा, भाग सभी करने में सक्षम था। उसके बाद अगला हमारा टेबुलेटिंग मशीन था। टेबुलेटिंग मशीन की अगर हम बात करें तो टेबुलेटिंग मशीन को हरमन हॉलरिथ ने 1880 में इसका आविष्कार किया, खोज किए, जो कि अमेरिका के थे। इसमें संख्या पढ़ने का कार्य छेद किए हुए कार्डों द्वारा किया जाता था। एक समय में एक ही कार्ड को पढ़ा जाता था। 1924 में इसका नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन हो गया था, IBM के नाम से इसे हम जानने लगे। और साथ ही यह भी बात आप याद रख लीजिए कि सबसे पहले अगर ये कहीं क्वेश्चन पूछता है कि जनगणना में सबसे पहले किस कंप्यूटर का उपयोग किया गया था, तो टेबलेटिंग मशीन जो था 1890 ईस्वी में जनगणना में इसका प्रयोग किया जाता था। इसमें भी जो भी कंप्यूटर के प्रोग्राम और डाटा जो भी स्टोर किए जाते थे वो पंचागार मशीन में ही स्टोर किए जाते थे। उसके बाद अगला हमारा है ABC, जिसको हम एटनॉस ऑफ बेरी कंप्यूटर के नाम से जानते हैं, जिसका खोज जो है जॉन एटनॉस और क्लिफ बेरी ने 1942 में किया था। अगर हम ABC की बात करें, ABC कंप्यूटर, जिसको हम एटनॉस ऑफ बेरी कंप्यूटर के नाम से जानते हैं, यह पहला स्वचालित इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। अगर कहीं पे आपसे ऐसा पूछा जाता है प्रश्न कि सबसे प्रथम स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर क्या था, देखिए वहाँ पे, और इसके पहले जब भी हमने पढ़ा कि इसके पहले मैकेनिकल कैलकुलेटर प्रथम यांत्रिक गणना मशीन था, लेकिन यहाँ पे पहला स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है यह। इसके पहले भाप से चलने वाले कंप्यूटर होते थे, है ना, भाप से चलने वाले होते थे, लेकिन ये ऐसा पहला ABC था जिसको एटनॉस ऑफ बेरी कंप्यूटर बोलते हैं। पहला स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। डिजिटल कंप्यूटर है, अपने से ऑटोमेटिक चलता है, साथ ही साथ यह इलेक्ट्रॉनिक, भाप से नहीं चलता है ना। तो यह कौन सा कंप्यूटर था? ABC, एटनॉस ऑफ बेरी कंप्यूटर, जिसकी खोज जॉन एटनॉस और क्लिफ बोफोर्ड बेरी ने किया था। इसके बाद हार्वर्ड मार्क 1 कंप्यूटर जो है हमको देखने को मिला, जिसकी खोज हार्वर्ड आइकन 1944 में किए थे, 1944 में। और 1944 में हार्वर्ड आइकन थे, और साथ ही साथ IBM इंटरनेशनल बिजनेस जो कंपनी थी, IBM कंपनी के सहयोग से हार्वर्ड मार्क 1 का आविष्कार किया गया। यह प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र है ना। यह यांत्रिक गणना, यहाँ पे आप इसको नोट कर लीजिएगा कि यह जो प्रथम स्वचालित यांत्रिक गणना मशीन है, यंत्र है। इसके पहले जब हम लोगों ने पढ़ा था कि इसमें प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर होता, लेकिन ये ऑटोमेटिक कैलकुलेटर है जो कि इलेक्ट्रिक से चलता है। नाम है हार्वर्ड मार्क 1। इसके बाद हम बात करेंगे ENIAC की। ENIAC की अगर हम बात करते हैं तो ENIAC का जो फुल फॉर्म है,
ENIAC के हम फुल फॉर्म की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर है। इसके आविष्कार की बात करें तो JP एकॉर्ड और जॉन मोजली हैं, जिन्होंने इसका आविष्कार 1945 में किए। इसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया गया था। इसमें 20 एक्यूमुलेटर्स का भी संयोजन किया गया था। ENIAC कंप्यूटर की बात करें तो उसके बाद ENIAC के बाद अगर हम बात करें तो हमारा EDSEC है। लेकिन साथ ही आप ENIAC में एक पॉइंट और आप चाहें तो नोट कर सकते हैं कि जो हमारा ENIAC कंप्यूटर है यह प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। यानी यूँ कह लें हम कि दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दुनिया का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC, ठीक है। उसके बाद हम EDSEC की बात करते हैं। तो जो हमारा EDSEC है इसका फुल फॉर्म यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर है, जिसकी खोज मॉरिस विल्कस ने 1949 में किया। यह मरकरी डिले लाइनस का प्रयोग मेमोरी वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग लॉजिक के लिए करता था। उसके बाद हमारा EDVAC है। EDVAC में आप इस तरीके से इसको एक बार आप पढ़ लीजिए कि इसकी खोज जो है जॉन वान न्यूमैन ने किया था। यह 30 टन बड़ा 150 फीट चौड़ा होता था। यह गणना करने का काम करता था। उसके बाद इम्पोर्टेंट हमारा ये है यूनिवैक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है, जिसकी खोज परस्पर एकॉर्ड और जॉन मोचली ने 1951 में किया। यह एक इनपुट और आउटपुट के लिए मैग्नेटिक टेप का उपयोग करता था। उसमें मैग्नेटिक टेप होता था। अगर कोई चीज़ हमको इनपुट करना है ना, या फिर कोई चीज़ आउटपुट करना है, तो इनपुट और आउटपुट दोनों कार्य करने के लिए हमें मैग्नेटिक टेप का यूज करना पड़ता था यूनिवैक कंप्यूटर में। इसके बाद हमारा अगला जो आया वो माइक्रो प्रोसेसर आया। माइक्रो प्रोसेसर की अगर खोज की बात करें हम तो आजकल यह माइक्रो प्रोसेसर आप देख सकते हैं विभिन्न प्रकार के लैपटॉप वगैरह लेते हैं तो यहाँ पे कोर i7 है। जनरली काफ़ी महंगा होता है अगर कोर i7 का अगर प्रोसेसर आप इंटेल का लें तो यहाँ पे आपको कोर i3 ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो अगर माइक्रो प्रोसेसर की खोज की अगर बात करें तो माइक्रो प्रोसेसर की खोज या फिर इसके जो आविष्कारक हैं, इसके आविष्कारक की बात करें तो यह सर्वप्रथम इंटेल कंपनी द्वारा बनाया गया था, जिसमें एडवर्ड हॉफ एक व्यक्ति थे, उनका भी योगदान इसमें था। प्रथम माइक्रो प्रोसेसर की अगर हम बात करें तो प्रथम माइक्रो प्रोसेसर हमारा इंटेल 4004 था। और माइक्रो प्रोसेसर के यूज करने से 2004 इसके निर्माणकर्ता की अगर हम बात करें तो इंटेल कंपनी थी। माइक्रो प्रोसेसर जो सबसे पहला विश्व का सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर क्या था, इंटेल 4004 था और इसके निर्माता कंपनी का नाम इंटेल था, ठीक है। उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर ब्रांड की बात करें तो ज़्यादातर आपको इंटेल, आप ज़्यादातर सुने होंगे इंटेल का ही माइक्रो प्रोसेसर ज़्यादातर देखने को मिलता है। हालांकि और ब्रांड है, पेंटियम है, AMD है और सेलेरॉन है, ठीक है। AMD का माइक्रो प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है। हालांकि AMD का माइक्रो प्रोसेसर भी अच्छा भी माना जाता है। साथ ही साथ इंटेल ज़्यादातर देखने को हमको मिलता है इंटेल का ही माइक्रो प्रोसेसर। तो यहाँ पे ये चीज़ें क्लियर हो गई कि माइक्रो प्रोसेसर के ब्रांड क्या हैं, कौन कौन से हैं। इंटेल, पेंटियम, जिससे इसमें से क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्न में से माइक्रो प्रोसेसर का ब्रांड नहीं है, तो आप इंटेल, पेंटियम, AMD और सेलेरॉन को अगर जानते हैं तो आसानी से क्वेश्चन को पिक कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम इस तरह एक और यहाँ पे बात करें कि फादर ऑफ इंफॉर्मेशन थियरी की अगर हम बात करें तो क्लाउड शैनन है। क्लाउड शैनन जो है फादर ऑफ इंफॉर्मेशन थियरी, ठीक है। अब इसके बाद अगला हमारा आता है एप्पल 2, है ना। एप्पल टू जो था इसको एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स के द्वारा इसे आविष्कार में लाया गया था। स्टीव जॉब्स, यहाँ पे स्टीव जॉब्स है भी कि एप्पल के संस्थापक का जो नाम था स्टीव जॉब्स, उनके द्वारा इसका भी प्रयोग किया गया था।
यह एक एकीकृत सर्किट होता था। दुनिया का प्रथम व्यावसायिक माइक्रो कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो एप्पल टू है। दुनिया का प्रथम व्यावसायिक यानी कि जो एप्पल टू है दोस्त, इसका जो प्रयोग हो रहा था, धीरे धीरे लोग माइक्रो प्रोसेसर के यूज करने से कंप्यूटर को थोड़ा सा छोटा रूप प्रदान किया जाने लगा। उसके बाद एप्पल टू हमारा है, तो एप्पल टू जो कंप्यूटर बना, तो एप्पल टू कंप्यूटर जो एप्पल कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स थे, उनके द्वारा इसका निर्माण किया गया और यह दुनिया का प्रथम व्यावसायिक यानी कमर्शियल क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में प्रयोग किया जाने वाला पहला कंप्यूटर बना था। ठीक है, यहाँ पे अगर एक आध दो पॉइंट अगर आप इम्पोर्टेंट पॉइंट जानना चाहें तो लैपटॉप, लैपटॉप की अगर हम बात करें तो जो लैपटॉप की खोज किए थे सबसे पहले एडम ओसबॉर्न, एडम ओसबॉर्न लैपटॉप की खोज किए थे, यानी कि 1981 में सबसे पहले लैपटॉप जो बना था एडम ओसबॉर्न द्वारा 1981 में बना था। एकीकृत इंटीग्रेटेड सर्किट की बात करें तो यह जैक किल्बी के द्वारा एकीकृत सर्किट, एकीकृत अगर सर्किट की बात करें हम, तो एकीकृत सर्किट का प्रयोग जैक किल्बी के द्वारा बनाया गया एकीकृत सर्किट। अब इसके बाद हम कंप्यूटर के पीढ़ियों को पढ़ेंगे कि कंप्यूटर का जो आविष्कार, जो भी इसके पहले हमने देखा कि कंप्यूटर का उद्भव किस प्रकार किस क्रम में हुआ, तब जाके जो आज कंप्यूटर हम जनरली देख पा रहे हैं, जो यूज कर रहे हैं अपने दैनिक जीवन में, जो पर्सनल कंप्यूटर, जो हमारा पाम टॉप लैपटॉप है, एक कंप्यूटर का ही एक स्वरूप है। तो जो कंप्यूटर आज हमको ये बन के मिला है, तो वह किन किन पीढ़ियों से होके गुजरा कि हमको अब जाके इस तरह का कंप्यूटर देखने को मिला है। ये पहले कंप्यूटर बहुत बड़े होते थे, है ना, तो उस तरीके से धीरे धीरे वो अपने क्रम को, उनका इवोल्यूशन भी हमने देख लिया कि किस तरीके से धीरे धीरे कंप्यूटर का विकास होता गया और लास्ट में हमें एप्पल टू, उसके पहले माइक्रो प्रोसेसर आया, उसके बाद एप्पल टू जो कि दुनिया का प्रथम व्यावसायिक कंप्यूटर बना, उसके बाद हमको कंप्यूटर का यह आधुनिक स्वरूप जो आज हम देख रहे हैं वो देखने को मिला। तो एक कंप्यूटर का जो भी विकास था, कंप्यूटर के विकास को पीढ़ियों में डिवाइड किया गया, जनरेशन में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे कंप्यूटर के विकास की अगर हम बात करें तो जो प्रथम पीढ़ी की बात है, जो प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है, प्रथम पीढ़ी 1942 से 1955 तक फर्स्ट जनरेशन को माना जाता है, फर्स्ट जनरेशन। इसमें जो हार्डवेयर, देखिए कोई भी कंप्यूटर होता है ना दोस्त, एक तो इसमें हार्डवेयर यूज होता है, हार्डवेयर जिसको हमने बताया कि हमने इसको टच कर सकते हैं, सीन कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो हार्डवेयर होते हैं। उसके बाद एक सॉफ्टवेयर होता है जिससे हम सिर्फ देख सकते हैं, ना कि टच कर सकते हैं, है ना महसूस कर सकते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर होते हैं। सॉफ्टवेयर जिसमें प्रोग्राम रन करता है, एक तरह से आप समझिए, जैसे आप अपने मोबाइल का कवर, बॉडी, स्क्रीन, ये सभी चीज़ों को टच कर सकते हैं आप, लेकिन इसके अंदर जो आपको दिख रहा है, जो लिखावट दिख रही है, जैसे कोई चीज़ आप कोई गेम खेल रहे हैं, तो जो गेम आप देख रहे हैं, लेकिन गेम के अंदर जो फीचर्स, मान लीजिए कोई टेक्स्ट आप टाइप कर रहे हैं, तो वो आप इनपुट दे रहे हैं, तो अब मोबाइल जो आपके हाथ में है वो हार्डवेयर है, बट रैम है उसका, जो हार्डवेयर आपको दिखेगा, लेकिन बाकी चीज़ें जो आप मोबाइल जो वर्क कर रहा है, जो प्रोसेस कर रहा है, वो एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रोसेस कर रहा है। तो उस सॉफ्टवेयर को सिर्फ आप देख सकते हैं, सॉरी देख और छू नहीं सकते हैं ना, महसूस कर, सिर्फ देख सकते हैं कि ऐसे रन हो रहा है। तो उस तरीके का एक सॉफ्टवेयर होता था उस टाइम में। तो प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे, हार्डवेयर के रूप में निर्वात ट्यूब, जिसको हम वैक्यूम ट्यूब के नाम से जानते हैं, वो प्रयोग होता था। उसके बाद सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें या फिर लैंग्वेज की बात करें तो मशीनी भाषा थी उस समय की लैंग्वेज। और मेमोरी की बात करें तो उस समय मेमोरी, जो स्टोरेज मेमोरी होती थी, मैग्नेटिक ड्रम होती थी या फिर पंच कार्ड होती थी। किसके लिए उपयोग होता था उस समय कंप्यूटर? वैज्ञानिक और अच्छा अनुप्रयोग के लिए होता था। विशेषताओं की बात करें तो विद्युत और यांत्रिक मशीन दोनों थी। उदाहरण की बात करें तो एनिएक था, एडवैक था और यूनिवैक था। इनके गुण और दोषों की हम बात करें तो आकार में बड़े थे, ऊर्जा की खपत बहुत ज़्यादा थी, त्रुटि बहुत ज़्यादा करते थे, लेकिन इसमें भंडारण क्षमता जो थी, स्टोरेज कैपेसिटी जो थी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में दोस्त, उसकी क्षमता बहुत कम थी। जैसे आप मोबाइल को ही लेकर देख लीजिए कि पहले की जो मोबाइल आती थी 512 GB का रैम होता था, 2 GB का स्टोरेज मिलता था। आज
आज आपको कोई एक नॉर्मल सी मोबाइल लेते हैं तो कम से कम स्टोरेज 64 टू 128 GB का मिल रहा है। तो इस तरीके से पहले जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स होते थे जिसमें हार्डवेयर निर्वात ट्यूब या वैक्यूम ट्यूब यूज होता था, उसमें स्टोरेज क्षमता बहुत कम होती थी। इसके बाद हम बात करेंगे सेकेंड जनरेशन की। द्वितीय पीढ़ी की बात करें तो द्वितीय पीढ़ी में जब हमारा कंप्यूटर था तो जिस प्रथम पीढ़ी में निर्वात ट्यूब यूज होता था, वैक्यूम ट्यूब हार्डवेयर के रूप में, लेकिन द्वितीय जनरेशन सेकेंड जनरेशन के दौर में धीरे धीरे वैक्यूम ट्यूब का यूज होना बंद हो गया। उसके जगह पे अपन ट्रांजिस्टर का प्रयोग करने लगे। उसके जगह पे ट्रांजिस्टर का उपयोग होने लगा और यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर था वह यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर था, सॉफ्टवेयर की जगह पे यहाँ पे अब यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर की अगर बात कर लें तो ट्रांजिस्टर के अगर हम आविष्कार की बात कर लें तो जॉन बर्दिन व्यक्ति थे, जॉन बर्दिन और वाटर ब्रेटन, जॉन बर्दिन और वाटर ब्रेटन नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने विलियम साकले के नेतृत्व में ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था 1974 में। 1974 में विलियम साकले के नेतृत्व में जॉन बर्दिन और वाटर ब्रिटन ने इसका खोज किया था, आविष्कार किया था। स्टोरेज की अगर हम बात करें तो स्टोरेज के लिए ये जो चुंबकीय भंडारण मैग्नेटिक जो भी था मेमोरी के रूप में मैग्नेटिक डिवाइस का यूज किया जाता था। उस समय मैग्नेटिक डिवाइस हमारे मैग्नेटिक टेप होते थे, मैग्नेटिक डिस्क होता था। उसके बाद अगर हम इसके गणना की बात करें तो गणना की जो स्पीड होती थी वह उस समय माइक्रो सेकंड में मापी जाती थी। गणना की स्पीड माइक्रो सेकंड में मापी जाती थी। सॉफ्टवेयर जो होता था हाई लेवल असेंबली लैंग्वेज उस समय प्रयोग होता था, है ना, यानी कि जो भाषा इसमें जो थी उच्च स्तरीय असेंबली लैंग्वेज का यूज होता था। उसके बाद हमारा तृतीय पीढ़ी की बात करें तो इस तृतीय पीढ़ी में इंटीग्रेटेड चिप का आविष्कार हो गया। ट्रांजिस्टर की जगह पे इंटीग्रेटेड चिप का यूज होने लगा। देखिए यहाँ से क्वेश्चंस आई होप कि बहुत ज़्यादा हर किसी एग्ज़ाम में पूछते हैं कि इंटीग्रेटेड जो मेमोरी है उसका आविष्कार या फिर किसने किया या फिर इसका प्रयोग किस जनरेशन कंप्यूटर में होता था। तो इस तरीके से हमको याद करना पड़ेगा। हालांकि ये जनरेशन जो हार्डवेयर है वो यूज होने का हर क्वेश्चन में प्रश्न ज़्यादा हमको हर परीक्षा में देखने को मिलता है कि वैक्यूम ट्यूब कौन से जनरेशन कंप्यूटर में यूज होता था, वैक्यूम ट्यूब, उसके बाद ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड चिप। तो इंटीग्रेटेड चिप की अगर हम बात करें तो इसका विकास जैक किल्बी नाम के व्यक्ति थे, जैक किल्बी और रॉबर्ट नोई के द्वारा 1958 में इसका प्रयोग किया गया। कब किया गया? 1958 में। 1958 में इसका निर्माण किया गया जैक किल्बी के द्वारा, ठीक है, जैक किल्बी के द्वारा इसका आविष्कार किया गया। इनपुट के रूप में अगर हम बात करें तो कीबोर्ड का आविष्कार किया इसमें यूज होता था। और आउटपुट की अगर हम बात करें तो आउटपुट, देखिए इनपुट का मतलब एक तरह से आप ये समझिए कि इनपुट का मतलब कि कंप्यूटर को जो भी हम डाटा दे रहे हैं, जैसे हम कंप्यूटर में अगर मान के चलिए कि अगर हम सपोज दैट कंप्यूटर में आप कैलकुलेटर ओपन करते हैं तो कैलकुलेटर में कोई चीज़ अगर आप 2 + 2 आपको आंसर 4 चाहिए तो इसके लिए आप क्या करते हैं? इसके लिए आप उसको कमांड देते हैं कि 2 और +2 को आप प्लस देकर कमांड देते हैं कि ऐड करके इक्वल करके बताओ कि क्या होगा। तो आप जो ये कमांड देते हैं ना 2 + 2, तो किसके द्वारा देते हैं? कीबोर्ड के द्वारा देते हैं कि नहीं देते हैं? तो कीबोर्ड जो है ना वह इनपुट डिवाइस है, ठीक है। अब जब कमांड आपने दिया उसके बाद कंप्यूटर ने प्रोसेस किया, तो प्रोसेस करने के बाद जो रिजल्ट आपको दिखाई दिया वो मोबाइल पे किस पे दिखाई देता है? डिस्प्ले पर दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है? ठीक है, उसी तरीके से कंप्यूटर में मॉनिटर पे दिखाई देगा कि नहीं देगा? ठीक है,
तो जो हमारा मॉनिटर होगा दोस्त, ये मॉनिटर हमारा आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। जो मॉनिटर हमारा है वो आउटपुट डिवाइस है। तो उसी तरीके से जो थर्ड जनरेशन में कंप्यूटर थे, इनपुट के रूप में कीबोर्ड का यूज होता था और आउटपुट के लिए मॉनिटर का यूज होता था। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हमारा फोर्थ जनरेशन। ये फोर्थ जनरेशन के पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनमें क्या विशेषताएं थी, उनमें हार्डवेयर के जगह पे क्या यूज होने लगा। देखिए थर्ड जनरेशन में अपन क्या यूज करते थे, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप हमारा जो ये होता था। लेकिन फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर होते थे वहाँ पे हमने हार्डवेयर के रूप में माइक्रो प्रोसेसर का यूज करने लगे। माइक्रो प्रोसेसर हमने बताया कि माइक्रो प्रोसेसर के यूज से ही जो हमारे कंप्यूटर थे वह बहुत छोटे आकार में धीरे धीरे बनने लगे थे। तो जो हमारा फोर्थ जनरेशन था, फोर्थ जनरेशन का जो टाइम पीरियड था हमारा 1976 से लेकर के 1989 तक था। उसके बाद यहाँ पे जो माइक्रो प्रोसेसर है जिसकी खोज की अगर हम बात करें, इसके आविष्कार की बात करें तो एम ई हॉफ नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने 1971 में माइक्रो प्रोसेसर की खोज की। और साथ ही साथ VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जो था वो यूज होने लगा था। अगर हम स्टोरेज की बात करें कि इसमें स्टोरेज के लिए हम सेमीकंडक्टर मेमोरी का यूज करते थे। स्टोरेज के लिए जो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर हुआ करते थे हम सेमीकंडक्टर मेमोरी का यूज करते थे। इसमें हम सॉफ्टवेयर की अगर बात करें दोस्तों तो इसमें सॉफ्टवेयर के लिए GUI जिसको हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहते हैं उसका यूज होने लगा था। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का यूज होने लगा था। उसके बाद यहाँ पे यूनिक्स जो था, यूनिक्स का भी यूज होने लगा था। उसके बाद सी प्रोग्रामिंग की आप नाम सुने होंगे, तो सी प्रोग्रामिंग का भी यूज होने लगा था। उसके बाद फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में ही जो भी हमारे पर्सनल कंप्यूटर होते थे, जो भी पीसी होते थे, पीसी के लिए OS जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं, इनका भी आविष्कार हो गया था, यानी इनका भी प्रयोग होने लगा था। ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे MS DOS था। MS DOS के बाद MS विंडोज था, MS विंडोज। उसके बाद एप्पल OS का विकास फोर्थ जनरेशन में ही हो गया था। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के उदाहरण की बात करें तो IBM 5100 है, उसके बाद एप्पल है, और पीसी जो भी बनने लगे थे वो फोर्थ जनरेशन में बनने लगे थे। गुण की बात करें तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर अपेक्षाकृत सस्ता होते थे और उनकी कार्यक्षमता भी तीव्र होती थी, और इसमें जो उच्च क्षमता युक्त होते थे उपयोग में भी आसान थे। देखिए उपयोग में आसान होना इसलिए संभव हो सका कि जो इसमें प्रोग्रामिंग की जाने लगी, प्रोग्रामिंग जो इसमें की जाने लगी वह इसके पहले उतनी अच्छी नहीं होती थी, लेकिन जब से लेडी एडा एंगस्टा जी ने प्रथम प्रोग्रामर हुई उसके बाद से धीरे धीरे प्रोग्रामिंग करना उसमें आसान हो गया और चीज़ें धीरे धीरे काफ़ी आसान होती चली गई। और यहाँ पे जो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर थे, फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर की स्पीड जो थी वह पिको सेकेंड में मापी जाने लगी, यानी स्पीड और तेज हो गई। इसकी स्पीड पिको सेकेंड में मापी जाने लगी। और साथ ही साथ जो लैन जिसको हम लोकल एरिया नेटवर्क और वैन के नाम से जानते हैं, वाइल्ड एरिया नेटवर्क, इसका भी विकास हमारा फोर्थ जनरेशन में हो गया था। ठीक है, इसके एग्जांपल आप लोगों ने देख लिया कि इसमें कौन से एग्जांपल हैं। और एक चीज़ और नोट कर लीजिए कि जो मल्टीमीडिया जिसको आज हम जानते हैं, काफ़ी फेमस भी है मल्टीमीडिया, तो मल्टीमीडिया का जो विकास था या आविष्कार था वह फोर्थ जनरेशन से ही प्रारंभ हो गया था। इसके बाद हमारा बात करेंगे हम पाँचवीं पीढ़ी फिफ्थ जनरेशन की बात करेंगे। फिफ्थ जनरेशन में जो हार्डवेयर था हमारा ULSI जिसको हम अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन कहते हैं, इसका आविष्कार या इसका प्रयोग होने लगा था। जो भी माइक्रो प्रोसेसर ही है, नहीं माइक्रो प्रोसेसर में भी हमारे प्रोसेसर जो होते हैं ULSI होता है, SLSI होता है ना। ULSI को हम अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन बोलते हैं, और जो हमारा SLSI होता है सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है। ये माइक्रो प्रोसेसर ही हैं,
यानी ये जो हमारे हार्डवेयर हैं ये माइक्रो प्रोसेसर से बने होते हैं। ULSI जो होता है इसमें माइक्रो प्रोसेसर इनबिल्ट होता है। उसके बाद इसमें सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो जो 5th जनरेशन के कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर होते थे वह इंटरनेट इसमें इनबिल्ट होने लगा। ठीक है, इंटरनेट के बाद हमारे विभिन्न प्रकार के मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर होते थे। उसके बाद इसमें जो हमारा पैरेलल प्रोग्रामिंग होता था। पैरेलल प्रोग्रामिंग का मतलब होता है दोस्त कि जो भी दो प्रोसेसर होते हैं ना, दो प्रोसेसर को एक साथ जोड़ दो, एक साथ जोड़ना पैरेलल होता है। तो इसमें दो प्रोसेसर को एक साथ जोड़ करके इसकी स्पीड बढ़ाई जाती थी, तो इसी को हम पैरेलल प्रोग्रामिंग भी बोलते हैं। मेमोरी की बात करें, जो स्टोरेज के लिए जो मेमोरी होती थी वो ऑप्टिकल डिस्क होती थी। वर्चुअल मेमोरी यूज होने लगा, जिसकी वजह से विशाल भंडारण क्षमता हो गया। और एक चीज़ यहाँ पे आप जान लीजिए कि अगर कभी क्वेश्चन पूछता है कि जो WWW वर्ल्ड वाइड वेब जो है इसका विकास किस जनरेशन में हुआ, तो आप याद रख लीजिए कि 5th जनरेशन में WWW का आविष्कार हुआ था या इसका विकास हुआ था। और ये जनरेशन कंप्यूटर जो थे बहुत ही छोटे साइज के हो गए हैं। इसमें हमारा IBM नोटबुक है ना, पेंटियम PC है, सुपर कंप्यूटर है, विभिन्न प्रकार कंप्यूटर 5th जनरेशन में हमारे बन गए थे। इसके बाद हम थोड़ा सा एक चीज़ और देख लेते हैं, नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है, जिसमें पहला हमारा नैनो कंप्यूटर है, दूसरा क्वांटम कंप्यूटर, थर्ड हमारा जो है केमिकल कंप्यूटर और फोर्थ DNA कंप्यूटर है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे हम इसी के पार्ट 2 के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, अपना ख्याल रखें।